हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, पहला वाक्य है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमानदार के बाद कॉमा है, परिश्रमी के बाद कॉमा है और कर्मठ और मृदुभाषी, यानी कि ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था, यानी कि ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नौकर चाकर, यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, यानी कि अल्प विराम भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, आप हमारे घर आना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा लगा है तो आइए, अर्ध विराम लगा हुआ है, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आप ऑप्शन सी देखेंगे, हाँ मेरा यही विचार है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में हाँ के बाद अल्प विराम लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ मेरा यही विचार है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, यानी कि अल्प विराम लगेगा। ठीक है, ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, हाँ मेरा यही विचार है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या अवनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, क्योंकि अर्वाचीन का जो अर्थ होता है वो आधुनिक या नया होता है और प्राचीन का क्या होता है, पुराना। ठीक है, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधुनातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। और अवनी, अवनी का अर्थ होता है धरती। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो अंबर हो जाएगा, यानी कि आकाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है, यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं और उनका अर्थ बताया गया है, तो आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है। पहला है लुटिया डूबना, तो इसका अर्थ है सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना या फिर माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसमें कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। माई का लाल साहसी व्यक्ति या वीर व्यक्ति, ये भी आपका सही है। ठीक है, सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ क्या है, हरा भरा करना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है लालच देकर बहकाना या झूठा दिलासा देना। ठीक है, ये होगा सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बिरहड़ी, गिरहेड़ी, विभीषण या जगतगुरु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिरहड़ी है ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, जो बिरहड़ी है वो ऐसे लिखा जाता है बिर हेणी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिरस्व ई की मात्रा लगनी थी, जहाँ पे लगी हुई नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि गिरहेड़ी, विभीषण, जगतगुरु ये आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह आपसे पूछा गया है क्या है इसमें। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग है, सर्वनाम है एक वचन स्त्रीलिंग है, या फिर गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन है, या फिर संबोधन अव्यय है। तो आपको बताना है ये क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ज्ञा, त्रा, छा या। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये कैसा है, अंतयस्थ व्यंजन है। ठीक है, और आपको याद रखना है या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। और संयुक्त व्यंजन किन के मेल से बनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अल, अलन, अल या अलम।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलंकार में कौन सा है, अलम है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे अलंकार का तो होगा अलम प्लस कार। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है व्यंजन संधि के अनुसार यहाँ पे जो माँ है वो आपका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, और आपका जो शब्द बनता है वो अलंकार बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है वैदेही वनवास किन की रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी एक और रचना आपसे पूछी जाती है प्रिय प्रवास, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, सजावट, मझधार। तो आपको बताना है इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग या क्रिया से लिंग की पहचान आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहिया, पहिया चलता है या चलती है, तो पहिया चलता है। ठीक है, तो पहिया कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पहिया होता है। ठीक है, लिखावट, लिखावट अच्छी होती है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सजावट होती है या कमरे की सजावट अच्छी है। ठीक है, तो ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। मझदार में नाव फंस गई है। ठीक है, ये भी कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, यह बिल्कुल सही आंसर होगा। पहिया कैसा है, पहिया पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, कंठ, दंत, मूर्धन्य या अनुनासिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ता वर्ग के सभी वर्ण और सा और ला वर्ण इसमें शामिल हैं। ठीक है, यानी कि दंत वर्ण है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए शिवराज भूषण, भूषण जी की रचना है, बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, तो ये आपका जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि जो उद्धव शतक के रचनाकार हैं वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अचरज जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आश्चर्य, क्या हो जाएगा, आश्चर्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंधकार कैसा है, तत्सम शब्द है, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है, अंगरक्षक कैसा है, तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा अंगरखा तद्भव शब्द। ठीक है, आशा का क्या हो जाएगा, आशा का आस हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, पद या पदबंध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाए कि पहले या शुरू में लगते हैं तो उपसर्ग, बाद में या अंत में लगते हैं तो प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली, चमेली, माली, अलवेली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चमेली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चमेली एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। ठीक है, जबकि तेल में ई प्रत्यय लगा हुआ है तेली, माली में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है और अलवेला में यानी कि ई प्रत्यय लगाकर अलवेली बना हुआ है, यानी कि इनमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है निस दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, वीर रस का, भयानक रस का, वात्सल्य रस का या श्रृंगार रस का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस का। ठीक है, और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, आपको याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा
सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दांत का दंत रदन होगा तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, झंडा का ध्वज पताका होगा, ये भी बिल्कुल सही है। चांद का चंद्र शशि होगा, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि कमल का अम्बु और आब नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये पानी यानी कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे पंकज, अम्बुज, जलज आदि। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कमल के होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे कौन सा है? मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए खुद करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा, शा, श, ह या रा, ला, वा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा या फिर चा, छा, जा, झा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है? अंतःस्थ व्यंजन पूछे गए हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, ये कौन सा है? सा, शा, शाह, ये कौन से हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, ये कौन से हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, चा, छा, जा, झा, ये कैसे हैं? ये स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी है, या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक पे है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, इसके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? में और पर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा है? पर लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आया ना कोई गया, वो जैसे आया वैसे ही गया, वह आया तभी तो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कोई आया ना कोई गया, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, ना कोई आया और ना कोई गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है, कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या दयालु? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किए गए उपकार को मानने वाला है। ठीक है, तो क्या है? कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि इसकी जगह पूछा जाता किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो आपका आंसर हो जाता कृतज्ञ। ठीक है, कृतार्थ किसके लिए प्रयोग होता है? तो जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो। ठीक है, दयालु कौन होता है? दया या सहानुभूति का भाव जिसके अंदर होता है वो दयालु होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, तिकोना, लाल, सुंदरता, मीठा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिकोना क्या है? विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। और यहाँ पे देख सकते हैं मीठा क्या है? विशेषण है। जबकि सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सुंदरता। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम यानी कॉमा का चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा है? ये पूर्ण विराम चिन्ह है। जबकि ऑप्शन डी में ही देख सकते हैं ये कौन सा है? ये अर्धविराम है। कौन सा है? ये अर्धविराम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इस पत्रिका का संपादन मिर्जापुर से शुरू हुआ था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में पूछा है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है?
पीपरपात, सरिस, मन, डोला। तो आपको बताना है यहाँ पे उपमेय क्या है। उपमेय कौन सा होता है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और उपमान कौन सा होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिस लगा हुआ है, सरिस वाचक शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो पीपरपात, सरिस, मन, डोला। अब यहाँ पे उपमेय क्या है, तो उपमेय मन है, ठीक है। मन की तुलना किससे की गई है, पीपरपात से, ठीक है। तो पीपरपात क्या है, उपमान है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है और लिंग परिवर्तन दोनों में ही ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। कवि स्त्री आपको याद रखना है, इसकी वर्तनी भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके ही अपनी भाषा और विचारों का विकास करता है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, ठीक है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रुत लेख ये लेखन से संबंधित है, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना ये भी लेखन से संबंधित है, सुंदर लेख का अभ्यास ये भी लेखन से संबंधित है। जबकि यहाँ पे पूछा गया है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अपने अनुभवों को लिखना। जब बच्चे अपने अनुभवों को लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन हो सकेगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तक में क्या है, आ है प्लस यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ है, ठीक है। ये मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे और जो आपका शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, पुस्तकालय बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, यानी आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 30 में पूछा है छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बुरा हाल होना या अत्यधिक संकट में पड़ना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, छठी का दूध याद आना यानी कि बुरा हाल होना, ठीक है। पराजित होना इसके लिए मुहावरा होता है मुंह की खाना, ठीक है। भूख लगना इसके लिए मुहावरा होता है पेट में चूहे दौड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कितने 30 प्रश्न को हल किया है। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।